नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपके सवालों के जवाब देंगे। मनोज जैन है पृथ्वी पिनमार्ट से, तेजस शिग्रेकर हैं एंजल वन से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी किसान अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए खास अपडेट ये है कि आपकी जो भी शिकायतें हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। हमारा नंबर भी यही है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी शिकायतें भेजें। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी आप हमसे शेयर कर सकते हैं और अपने खेत का वीडियो बनाएं। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ देश की आवाज़ बने और सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक आपकी आवाज़ पहुंचे। और हर दिन हम एक किसान को इस प्लेटफॉर्म के जरिए जगह देते हैं और उनकी शिकायतों को हम शेयर करते हैं। आज जो किसान जिन्होंने हमसे हमारे साथ अपने सवाल, अपनी शिकायतें शेयर की है, उनका नाम है मनीष है, सागर मध्य प्रदेश से हैं, दलहन किसान हैं। उन्होंने कहा है कि आपका प्रोग्राम काफ़ी शानदार है। दाल उत्पादक किसान, दलहन इंडस्ट्री काफ़ी संकट में है, ऐसा मनीष जी का कहना है। उन्होंने कहा है कि सस्ते मटर और चने के बेतहाशा इंपोर्ट से किसानों और कारोबारियों दोनों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और यही वजह है कि लोगों का रुझान दलहन की खेती में कम हुआ है। खास करके अरहर की अगर आप खेती देखें खरीफ सीजन में तो 11% से ज़्यादा की कम की सोइंग हुई है। पिछले साल 2024 की अब तक की तुलना करें तो 11.5% कम खेती हुई है खरीफ के सीजन में। ऐसे में उनकी डिमांड यही है सरकार से, एक किसान की डिमांड यही है कि सरकार को सस्ते इंपोर्ट रोकने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, ताकि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है दलहन की खेती में तो डेफिनेटली इस तरह के कदम उठाने चाहिए। ये एक शिकायत है किसान की और डिमांड भी है कि इंपोर्ट पॉलिसी इस तरह की ना हो जिससे किसानों को चोट पहुंचे। हालांकि सरकार की कोशिश है कि 100% खरीदारी हो एमएसपी पर, लेकिन देश के कई सारे ऐसे किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं जो एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं। उनकी ये गुहार है सरकार के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके कमोडिटीज़ की। हमारे साथ कई दर्शक हैं, उनके सवाल भी रहते हैं, लेकिन एक टेक मनोज जी का लेते हैं। सोने में बिकवाली बढ़ी है, रिस्क प्रीमियम कम होता जा रहा है। मनोज जी बताइए, गोल्ड के दाम कम होते जा रहे हैं, 96,850 पे आ चुका है और गिरावट की संभावना आज लग रही है आपको। जो ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड में उनके लिए क्या सलाह है मनोज जी? नमस्कार विष्णुमान जी। सोने की अगर बात करें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पे बना हुआ है। जो रेंज है $3,280 से $3,360 के बीच में सोना एक ट्रेड कर रहा है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से जो ट्रेड डील की पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही है, उसके चलते एक मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है। और कल की गिरावट के बाद आज रुपये में भी रिकवरी थी, तो उसके चलते भी भारतीय बाजारों में एक दबाव बनता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि शाम के सत्र में ये मुनाफा वसूली थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है और 96,600 तक एक बार सोना जो है अपने भाव जो है दिखा सकता है। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 96,600 के आसपास यहाँ शाम के सत्र में एक सपोर्ट रहेगा। तो अगर बिकवाली की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो बने रह सकते हैं। नीचे में 96,600 के स्तर के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से। अगले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, नितेश परमार हैं, सोने में आज के लिए स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, अगर सोने की स्ट्रैटेजी आपने बता दी है, एक बार फिर से नितेश जी के लिए बता दीजिए, क्योंकि ये आपसे ही चाह रहे हैं कि आंसर करना। आपको टैग करके इन्होंने सवाल भेजा है। आज थोड़ी मुनाफा वसूली रहेगी विष्णुमोहन जी। अगर मेरा मानना है कि अगर आज इंट्राडे के लिए कोई रणनीति बनानी है शाम के सत्र में, तो 97,100 200 की रेंज में अगर आता है सोना तो वहां शॉर्ट सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। 96,650 तक एक बार, 650 से 600 के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे मुनाफा वसूली का जो है लक्ष्य रखें और एक स्टॉप लॉस 97,440 का जरूर लगाएं। एक दायरे का ट्रेड है, अगर शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो थोड़ा उछाले पे करें और अगर बाइंग की रणनीति बनाना चाहते हैं तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। के अगले दर्शक है अल्पेश सोनी है, गोल्ड मिनी में किस तरह से काम करना चाहिए, गोल्ड मिनी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? तेजस जी, गोल्ड मिनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अल्पेश जी के लिए क्या जवाब है? देखिए, दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट जो है गोल्ड और गोल्ड मिनी, ये इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 रुपए का फर्क गिर रहा है। तो यहाँ पे 97,400 430 की लेवल मिलती है, तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है।
97,750 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 96,800 96,900 के टारगेट बनेंगे। राकेश हैं एमपी से, इनका सवाल है क्रूड में ऑप्शंस की क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? मनोज जी, ऑप्शंस में क्या लग रहा है? क्रूड में रिकवरी फिर से दिख रही है, $70 के करीब ब्रेंट क्रूड पहुंचता दिख रहा है, क्या करना चाहिए इनको, राकेश जी को? बिल्कुल कच्चे तेल में यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जिस तरह से यहाँ पे ट्रेड डील की जो संभावनाएं बन रही है वो कीमतों को सपोर्ट कर रही है। 5800 के स्तर के ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि यहाँ पे ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाई जा सकती है। 5900 की जो कॉल ऑप्शन है 65 से 70 के रेंज में बाय करना चाहिए 40 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 120 तक के रखे जा सकते हैं। 5,900 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 65 पे, ये प्रीमियम 120 रुपए तक जा सकता है, ऐसा मनोज जी को लगता है। लेकिन इस प्रीमियम के लिए 40 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा। अगले दर्शक है हमारे साथ अरविंद जैन हैं, चांदी में इस महीने की रणनीति जानना चाह रहे हैं, एंट्री और एग्जिट लेवल जानना चाह रहे हैं। इस महीने की रणनीति यानी जुलाई के लिए पूरे महीने की रणनीति क्या है तेजस जी? चांदी में ओवरऑल देखेंगे तो प्राइसेस काफी सपोर्टिव है एज पर द चाइना डेटा जिस हिसाब से आया है, तो ओवरऑल सारी बेस मेटल्स के साथ में ही चांदी में भी आपको सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखते हैं तो 1,08,800 की यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। हाँ, 1,09,700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,07,400 से लेके 7,000 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। ये तो 1,07,400 तक, हालांकि ये तो आप 1 से 2 दिनों के लिए आपकी राय है। मनोज जी, आप बता दीजिए इस महीने के लिए, जुलाई के लिए क्या रणनीति है चांदी में? मेरा व्यू यहाँ पे चांदी में पॉजिटिव है विश मोहन जी। अगर इंट्राडे में भी अगर किसी को रणनीति बनानी है, अगर थोड़ा डीप आता है 1,07,700 के आसपास, तो बाय कर सकते हैं 1,06,650 के स्टॉप लॉस से 1,09,400 के लक्ष्य के लिए। पूरे महीने की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 1,04,000 चांदी के लिए पूरे महीना जो है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और महीने के आखिर तक कीमतें एक बार 1,12,000 तक के स्तर जो है दिखा सकती है। तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 1,04,000 के नीचे का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे बाइंग में बने रहा जा सकता है, और महीने के आखिर तक यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 1,12,000 तक के रख सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है? हमारे रेगुलर दर्शक है तेजस जी, क्या कृष्ण के लिए क्या सलाह है कॉपर में? कॉपर में एक पोजिशनल व्यू चाहते हैं तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी लोअर लेवल पे, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सपोर्टिव रोल प्ले हो रहा है वो समवेयर 890 के यहाँ पे बन रहा है। फिलहाल यही सपोर्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखते हैं, तो ये ब्रीच आउट होता है तो नीचे की 888 और 885 के लेवल्स ओपन होंगे, तो यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी। 894 पे सेल करना रहेगा, 897 का स्टॉप लॉस रहेगा, 888 से 885 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। तो कॉपर बेचने की सलाह 888 के टारगेट के लिए। आप क्या सलाह देंगे कॉपर में मनोज जी? एक दायरे का ही ट्रेड है विश्वमोहन जी। यहाँ पे ट्रेंड क्लियर है नहीं। अभी जो यूएस के ट्रेड डील के अनाउंसमेंट आएंगे उसके बाद एक यहाँ पे डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा फेड के मीटिंग के आउटकम्स भी हैं, तो वहां पे एक बार नजर रहेगी। हमारा मानना है कि जो रेंज है वो 886 से 898 की रेंज रह सकती है अगले 1 से 2 दिन, पर कोई क्लियर ट्रेंड अभी यहाँ पे कॉपर में दिखता नहीं है। बेस मेटल्स में अगर कहीं रणनीति बनाना हो तो एल्यूमिनियम ज्यादा बेहतर लगता है। 247 के स्तर पे जुलाई वायदा बाय किया जा सकता है 245 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 251 तक के रहेंगे। ओके, अगले दर्शक हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड लें, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है, क्या सलाह है तेजस जी? प्राइसेस देखिए हालांकि लोअर लेवल से अच्छे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर चलते जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टॉप रेजिस्टेंस जो प्रीवियस टाइम पे काफी एक अच्छे से बिकवाली लेके आया था, वो करीबन 299 टू 300 के लेवल है। वहां पे आपको बिकवाली करनी चाहिए। 308 को यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 282 से 280 की यहाँ पे टारगेट बनेंगे। अगले दर्शक है संदीप शाह हैं, क्रूड में शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। क्रूड में तेजस जी आपकी कॉल क्या है? क्रूड ऑयल में ओवरऑल देखेंगे तो काफी अच्छा लोअर लेवल से सपोर्ट मिला है, प्राइसेस अच्छी तरीके से सस्टेन हो रही है। लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे प्राइसेस जो है कहीं पे साइडवेज मोमेंटम करने की कोशिश करेगी, तो आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो यहाँ पे करीबन 5,830 से लेके 5,850 के लेवल पे आपको बिकवाली करनी चाहिए। 5,910 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, और यहाँ पे टारगेट बनेंगे 5,670 से 5,600 के। तो ये सलाह आपकी, हालांकि थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है। मनोज जी ने ऑप्शंस में
कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह दी थी, आपकी कॉल थोड़ी अलग है। शेख ख्वाजा हैं, हल्दी की रिपोर्ट जानना चाहिए कि हल्दी की क्या रिपोर्ट है। मनोज जी, कोई नई रिपोर्ट है क्या हल्दी को लेकर? हाँ, हल्दी मेरा मानना है विश मोहन जी की जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक 13,650 के नीचे है एक दायरा यहाँ बना रह सकता है, और जो रेंज है वो 12,800 से 13,650 का है। 13,650 के स्तर के ऊपर कीमतें टिकेगी तो ही फिर एक यहाँ तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो रेंज में प्ले कर सकते हैं, 13,000 के आसपास के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं 12,740 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 13,400 13,500 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह है शेख ख्वाजा साहब के लिए। लेकिन कुछ एग्री वायदा से रिलेटेड एक खबर है। एग्री वायदा के रिवाइवल की तैयारी में सेबी है। कहा यह जा रहा है कि गिरते वॉल्यूम्स की वजह से सेबी 2 वर्किंग ग्रुप बना सकता है। एक वर्किंग ग्रुप एक्सचेंज, ब्रोकर्स, ट्रेडर्स के मुद्दों पर काम करेगा, और दूसरा वर्किंग ग्रुप होगा वो एफपीओज और किसानों की समस्याओं का समाधान उठाएगा कि उनके जो पेन पॉइंट्स क्या है वो दिक्कतें समझेगा। उसके बाद ये वहाँ पर समाधान निकाला जाएगा। 1 जुलाई को भी सेबी चेयरमैन ने जितने भी स्टेक होल्डर्स से, वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट से, उन लोगों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में एक्सचेंज, ब्रोकर्स, एफपीओज और जितने भी एसोसिएशंस थे, डोमेन एक्सपर्ट्स थे, एनालिस्ट थे, सब लोग शामिल हुए थे। सभी पक्षों की चिंताओं को गंभीरता से इस बैठक में सुना गया था। सेबी ने कहा था कि समयबद्ध तरीके से समाधान सुझाएंगे और वर्किंग ग्रुप कमेटी 1-2 बनाई जाएगी जो इनका हल निकालेगी। एफपीओज की तरफ से कहा गया कि हल्दी, ग्वार, चना, सरसों जैसी जो ट्रेडिंग है वहाँ पर वॉल्यूम नहीं होने से सही प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है। ये उनके लिए बड़ी चिंता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हेजिंग के लिए एक बेहतर टूल्स मार्केट में मौजूद नहीं है। एक्सचेंजों ने नियमों की समीक्षा की मांग की है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि सीडीएमआरडी विभाग की फिर से बहाली की जाए। सीडीएमआरडी यानी कमोडिटी मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, जिसको 2021 में मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट में ही मिला दिया गया था। पहले ये इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जो सलाह, नीति निर्माण के लिए ये यहाँ पर सलाह दिया करता था, और जिससे एग्री वायदा को काफ़ी फायदा हो रहा था। ये फिर से बहाल करने की मांग की गई है। हम जानते हैं कि दिसंबर 2021 में 7 एग्री वायदा पर ब्लैंकेट बैन लगा दिए गए थे। उसके बाद से अब तक इसमें बैन लगा हुआ है और रोक मार्च 2026 तक बढ़ाई जा चुकी है, जिसमें पैडी है, जिसमें नॉन बासमती था, गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, सीपीओ, मूंग, वायदा, इन सब पे पाबंदी 26 मार्च तक के लिए है। इंडस्ट्री अब सेबी और सरकार के सामने फिर से पक्ष रखने की तैयारी में है। हालांकि सेबी लगातार अब कोशिश कर रहा है, लगातार मीटिंग्स के जरिए कोशिश कर रहा है कि कैसे एग्री वायदा का रिवाइवल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम है, सही प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है, जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम इसलिए है क्योंकि पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहाँ पर नहीं है। अचानक से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बंद होगा तो कोई भी पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सेदार नहीं लेना चाहेगा। आपको बता दें कि देश में 104 कमोडिटी को डेरिवेटिव ट्रेडिंग की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी नए लॉन्च काफ़ी सीमित है। लेकिन 104 में से 29 जो मोटे अनाज है, दलहन और तिलहन के प्रोडक्ट शामिल हैं। 13 मसालों को लेकर भी मंजूरी है, लेकिन उसके बाद भी इतने मसाले सिर्फ 3 दिखते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में। 12 मेटल्स को मंजूरी मिल चुकी है, 10 एनर्जी प्रोडक्ट शामिल हैं, 4 प्रेशियस मेटल और 3 फ्रूट्स और डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को भी इजाज़त है वायदा बाजार में लॉन्च करने की। लेकिन वजह है कि अगर आप लॉन्च करते भी है, और एनसीडीएक्स ने कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च भी किए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है, हेजर्स बिल्कुल नहीं आते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आते, और जब वॉल्यूम कम होता है तो प्राइस रिगिंग का डर रहता है, और इससे खतरा ये रहता है कि सही डिस्कवरी नहीं मिल पाती, और जो जेन्युइन जो ट्रेड करना, हेज करना चाहते हैं वो फंस जाते हैं, और इसका फ़ायदा स्पेकुलेटर्स उठाते हैं। तो ये एक अहम अपडेट आपके लिए एग्री वायदा से जुड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, एग्री इंडस्ट्री में भी इसकी पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये डिजिटल लेजर कह सकते हैं, बही खाता कह सकते हैं, जो लेन देन के पूरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है और आपके डेटा को सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड करता है। इसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, कोई एक संस्था इसे कंट्रोल नहीं करती है। हर लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है और हर ट्रांजैक्शन ब्लॉक में दर्ज होता है, और हैक करना मुश्किल होता है, डेटा में बदलाव करना संभव नहीं है, ऑटोमेटिक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संभव है, और किसानों का इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे तेज़ी से दुनिया बदल रही है। इसका फ़ायदा अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो खेत से ग्राहक तक फसल की पूरी जानकारी मिलती है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी,
असली और नकली खाद और बीज जैसे उत्पादों को पहचानने में मदद मिलेगी। फसल बीमा क्लेम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से तेज और भरोसेमंद पेमेंट हो पाएंगे। कृषि का पूरे सप्लाई चेन को ट्रैक आसानी से कर पाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, हिमांशु मराडिया हैं, फाउंडर और चेयरमैन हैं सिफडेक के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, ब्लॉकचेन को एग्रीकल्चर के लिए ये कितना फायदेमंद है और कहाँ कहाँ इसका फायदा उठाया जा सकता है? ब्लॉकचेन एग्रीकल्चर के लिए बहुत एडवांटेजेस हो सकता है। सबसे पहले जैसे कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है एंड तेलंगाना गवर्नमेंट है, वो लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन के ऊपर ले जा रही है, तो इससे जो खेडूत है उनको काफ़ी फायदा रहेगा। दूसरी बात, जैसा कि आपने सही में कहा कि फार्म टू फोर्क, सो बेसिकली उससे ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी आती है। सो वॉलमार्ट है या केयरफॉर है, जो बड़े मतलब वर्ल्ड वाइड काइंड ऑफ स्टोर्स है, सो वो लोग ब्लॉकचेन से परफेक्ट ट्रेसेबिलिटी प्रीफर करते हैं। और उसके लिए जो IBM फूड ट्रस्ट है उनके साथ वो काफ़ी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं। सो इससे फार्मर को ये फ़ायदा है कि अगर उनके पास जेन्युइन प्रोडक्ट है तो उनको इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में उसका परफेक्ट प्राइस अप्रिशिएशन का एडवांटेज मिलेगा। ग्रेन चेन करके एक अभी लैटिन अमेरिका में ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में पेमेंट एम्बेड करता है। तो उससे क्या होता है कि फार्मर के लिए इंटरमीडिएटरीज जो है वो निकल जाते हैं, बीच के लोग निकल जाते हैं, उनको पूरा पैसा मिलता है और जैसे ही उनका डिलीवरी कंप्लीट होता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही उनका पेमेंट रिलीज़ करता है ताकि उनका पेमेंट सिक्योर्ड हो जाता है। सो ऐसे हम देखें तो जैसे आपने कहा वो सारे भी डेफिनेटली एडवांटेजेस है पर्टेनिंग टू ब्लॉकचेन। ऑल्सो देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक डिमिट्रा एंड एग्रीडेक्स की जो आपका जो फसल है उसको टोकनाइज करके वो ग्लोबल मार्केट में उसको एक्सपोज करते हैं ताकि आपका फार्मर का लिक्विडिटी उससे बढ़ सकता है। आई कैन गो ऑन सो एंड सो फोर्थ, बट देयर आर मेनी यूज केसेस। हिमांशु जी, एक और सवाल मेरे मन में ये है, अगर कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे उसमें मदद कर सकती है? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स है, जैसे रियल एस्टेट रेट्स वगैरह के नाम से चलती है, तो अगर कोई अगर पूरे प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगा सकता है, किसी एक यूनिट में पैसे नहीं लगा सकता है, अगर टोकनाइज कर दिया जाए इस सेक्टर को, तो कैसे एक इन्वेस्टमेंट वहां पर बढ़ेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और एग्री सेक्टर की ग्रोथ का भी फायदा मिलेगा? ब्लॉकचेन इसमें कैसे मदद कर सकती है? सो डेफिनेटली उससे प्राइमरीली जैसे कि मैंने कहा कि एक तो जो फार्मर का लैंड है उसको हम टोकनाइज करके लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि फसल है तो फसल को टोकनाइज करके भी इन्वेस्टर्स उसमें प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे जाके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और इसका एडवांटेज डेफिनेटली फार्मर को ही रहेगा। ओके सर, एक सवाल है कि यहाँ पे उस तरह की जागरूकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखें तो रीजनल सेंट्रिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक मासेस तक हम पहुँचते हैं, तो उस भाषा में बताने वाला, उस टेक्नोलॉजी को समझाने वाला, उसको लेकर भरोसा देने वाले लोगों की कमी है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से? उसके लिए डेफिनेटली मतलब जैसे कि हम खुद कोशिश करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें जितना अच्छे से और जितना सिंपल लैंग्वेज में कोई भी टेक्निकल जार्गन यूज़ किए बगैर हम समझा सके कि ओके ये है और इससे आपका ये फायदा है। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस समझने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सो उसी तरीके से हम यही ऑलवेज कोशिश करते हैं कि उनको ये पता चले कि ये है और इससे आपका ये एडवांटेज रह सकता है। ओके सर, रेगुलेटरी दिक्कतें कुछ आ सकती है? अगर उनको लगेगा कि कोई रेगुलेटर ना हो तो हमें नुकसान का डर तो नहीं है, इस तरह की चिंताएं तो यहाँ पे करनी नहीं चाहिए। अगर कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके उस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अगर अपना चाह रहे हैं कि यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, उनको बायर मिले। सर, रेगुलेटरी क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हमेशा एज सिफडेक कहते हैं कि
बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का। तो जब तक रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, तो दैट इज नॉट एडवाइजल। रेगुलेशन होना चाहिए। कैसे अगर क्रॉप को बैक करके या लैंड को बैक करके अगर उसको टोकनाइज करते हैं कि जो सिक्योरिटी टोकन होता है, सो सिक्योरिटी टोकन का रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। उसका कैसे बैकिंग 1-to-1 रहना चाहिए, कैसे, सो एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। हाँ, वो जगह पे होनी चाहिए ताकि लोगों को फायदा मिले। ताकि सरकार लोगों को को फायदा कैसे मिले। इस टेक्नोलॉजी से सपोर्ट, सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहे हैं ताकि उसका फायदा रूरल इकोनॉमी तक पहुंचे, क्योंकि बड़ा हिस्सा रूरल एरिया में रहते हैं। सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जैसे कि जो एग्रीकल्चरल में जो स्टार्टअप कंपनीज काम करती है, सो उनको फंडिंग से लेकर काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में भी सरकार की ओर से हेल्प मिलती है। एट द सेम टाइम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी कोशिश करी जा रही है। शुक्रिया हिमांशु जी, अपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जानकारी दी और जागरूक किया, सिंपल शब्दों में लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी तेज़ी से फैले और उसका फ़ायदा हमारी एग्री इकॉनमी को, रूरल इकॉनमी को हो और जन जन तक हम पहुंचे ऐसे आने वाले समय में। चलिए कुछ और सवालों के जवाब ले लेते। बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें लगातार सवाल भेज रहे हैं कि करके एक मसालों पे जाना चाह रहे हैं कि जीरा और धनिया में आज क्या करना चाहिए। उन्होंने नाम नहीं भेजा है। मनोज जी, जीरा और धनिया इन दोनों पर आपकी क्या राय है सर? जीरा में हम देखें तो एक यहाँ पे प्रेशर जो है लगातार देखने को मिल रहा है विश्वमोहन जी, और ऊपरी लेवल्स पे कीमतें टिक नहीं पा रही है। अगर जीरा में अगस्त वायदा की बात करूं तो यहाँ पे 20,250 से 20,300 की रेंज में एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो एक रेंज जो है 19,600 से 20,300 का जो है अगस्त के वायदा में रह सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मसाला पैक में धनिया बेहतर लगता है। जो अगस्त का वायदा है वहां पे बाय कर सकते हैं 7,270 के स्तर पर 7194 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 7,400 तक के रखे जा सकते हैं। तेजा जी, छोटा जवाब 10 सेकंड में। बुलंदशहर से उन्होंने सवाल भेजा, समीर नाम है, दिवाली तक सोने का भाव क्या हो सकता है? वन लाइनर जवाब दे दीजिए सर। यहाँ पे 1,05,000 के आसपास जाने की संभावना है आने वाले समय में, जब भी प्राइसेस बाउंस बैक करती है। तो यहाँ पे 1 लाख का मार्क प्राइसिंग जो है वो हमेशा टटोल रहा है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। जी, ग्वार सीड ग्वार गम क्या लग रहा है, तेजी लौटेगी क्या कल? दायरे का ही ट्रेड है विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे जब तक 5,350 के स्तर के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं होगी, जो दायरा है वो बना रह सकता है। तो एक रेंज बाउंड ही ट्रेड देखने को मिलेगा। कोई बड़ी तेजी की संभावना अभी नजर नहीं आ रही। शुक्रिया मनोज जी, तेजस जी आपका और बाकी दर्शकों का भी। जो भी सवाल रह गए हैं कल के शो में शामिल करेंगे। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।